हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 13 के कुछ 10 जितने क्वेश्चंस कर दिए। चलो फ्रॉम टुडे नंबर 11 रीड क्वेश्चन। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस गिवन एज ए 20 मिनट। द टाइम बिटवीन 20% टू 80% डीके विल बी। हमें टाइम ड्यूरेशन चाहिए कि 20% से 80% जो डीके होता है उन बिटवीन टाइम। हाफ लाइफ हमें दे रखा है जिसको हम बोल सकते हैं टी हाफ या टाउ हाफ एज ए 20 मिनट। अब अगर हम ऐसा सोचे कि जो 20% डीके होगा उसका टाइम हम T1 कंसीडर करें, तब 20% डीके मतलब ऐसा हो सकते 80% अनडीके, और हमारे पास अनडीके की फॉर्मूला होती है, डीके की कोई फॉर्मूला ही नहीं है ना। और वो जो फॉर्मूला है हमारे पास n/n0 1/2n या फिर n/n0 e⁻⁻t, उसमें से कोई भी इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला होती है n मतलब अनडीके की। तो 20% डीके मतलब 80% अनडीके। ओके, और फॉर्मूला यूज करो यहाँ पर n/n0 1/2n। n क्या होता है? इट इज t/τ हाफ, मतलब टोटल टाइम इज n × τ हाफ। तो अगर हम यहाँ पर बोल दें कि जो भी 80% अनडीके उसके लिए अगर मैं n, तो इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ 1/2n, है ना, और उसके लिए टाइम T1 सोचा, तो 80% डीके मतलब 80/100 हो जाएगा, एंड इट इज 1/2 क्या होगा? तो इट इज T1/τ हाफ। बोलो क्लियर? ऐसे अगर हम सोचे कि 80% डीके उसके लिए टाइम अगर मैं T2 कंसीडर करूं, देन we can say it is 20% अनडीके। और अनडीके के हिसाब से फॉर्मूला अगर मैं यूज कर दूं, then 20/100 is equal to 1/2 T2/τ हाफ। जैसे 1/2 n is T/τ हाफ। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 हमें चाहिए इन बिटवीन टाइम ड्यूरेशन। तो ऐसा कर देते हैं 2 डिवाइडेड बाय 1 ले लो। फिर से जो भी हमारे पास फॉर्मूला है वो अनडीके की फॉर्मूला है, तो 20% डीके दिया है तो 80% अनडीके, ऐसे 80% डीके है तो 20% अनडीके। अब यहाँ पर अगर हम रेशियो ले ले तो ये क्या होगा? 20 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 80/100, 100 तो कैंसिल हो जाएगा, इट इज 20/80। ओके, 2 डिवाइडेड बाय, तो 20/80 इज इक्वल टू 1/2 रेस्ट टू, यहां पर बोलेंगे हम T2/τ हाफ अपॉन 1/2 T1/τ हाफ, मतलब T हाफ। ये क्या होगा? इट इज 1/4। और अगर यहां पर ये बेस सेम है 1/2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा? 1/2। ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ये माइनस, इसका मतलब बोल सकते हैं T2/τ हाफ माइनस T1/τ हाफ, कि नहीं? इसका मतलब ऐसा हुआ 1/4 इज इक्वल टू 1/2 रेस्ट टू, अगर यहां पर हम हाफ कॉमन ले लें, T हाफ कॉमन ले लें, तो ये हो गया T2 माइनस T1। ओके, तो इसी का ही पावर हुआ 1/2 रेस्ट टू का ही पावर हुआ, तो ये हो गया 1/2 रेस्ट टू 2। तो ऐसा बोल सकते हैं 1/2 रेस्ट टू का ही पावर है ये T2 माइनस T1/τ हाफ। और हमें चाहिए 20% से 80% का डीके, तो 80% का टाइम इंक्रीज ही होगा, मतलब ज्यादा ही होगा।
is T2 minus T1। तो देखो 1/2 रेज़ टू 2, 1/2 रेज़ टू, बेस सेम है तो उसके पावर भी सेम हो सकते हैं, मतलब भी कैसे 2 का जो पावर है वो 2, तो यहाँ पर 2 का जो पावर है दैट इज T2 minus T1 upon tau। Then what is the time duration? Double of half life। तो डबल ऑफ हाफ लाइफ मतलब हाफ लाइफ 20 है, तो इट इज 40 मिनट। इसका मतलब 20 से 80% डीके का टाइम लगेगा 40 मिनट। बोलो आया समझ में? हमारे पास ये जो फॉर्मूला है वो हमने थ्योरी में बोला था, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। मोस्ट ऑफ एमसीक्यूज यहां से सॉल्व हो जाते हैं। ओके चलो नेक्स्ट नंबर 12 क्या दे रखा है? तो which of the following cannot be emitted by radioactive substance during their decay? कौन सा सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं हो सकता? तो कौन सा हो सकता है वो सोचो। हीलियम न्यूक्लियस हो सकता है, हाँ हीलियम न्यूक्लियस मतलब अल्फा पार्टिकल, तो ड्यूरिंग डीके अल्फा पार्टिकल कैन बी एमिटेड। चलो नेक्स्ट प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, चलो उसमें क्वेश्चन हुआ कि प्रोटॉन हो सकते हैं कि नहीं। चलो फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हाँ बीटा पार्टिकल्स, बीटा नेगेटिव मींस इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। न्यूट्रिनोस, हाँ तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो वो भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, मतलब प्रोटॉन्स एमिट नहीं हो सकते। कभी भी हमने प्रोटॉन्स का नहीं सोचा। हाँ कन्वर्जन है कि न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन या प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन कन्वर्जन होगा, एंड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स विल बी एमिटेड। कभी प्रोटॉन्स एमिट नहीं होते। एक भी प्रोसेस में हमने ऐसा नहीं बोला कि प्रोटॉन्स आर एमिटेड। प्रोटॉन्स कभी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में एमिट नहीं होते, है ना। हाँ आर्टिफिशियल होगा और दूसरे हिसाब से प्रोटॉन्स एमिट हुआ तो ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डीके प्रोटॉन्स विल नॉट बी एमिटेड, ओनली अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेडिएशन। बीटा मतलब बीटा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, बीटा पॉजिटिव पॉजिट्रॉन्स विल बी एमिटेड। तो कौन सा एमिट नहीं होगा? प्रोटॉन्स। ओके चलो नंबर 13 क्या है? रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस एमिट्स 3 अल्फा पार्टिकल्स एंड 2 पॉजिट्रॉन्स। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टू दैट प्रोटॉन्स इन फाइनल न्यूक्लियस विल बी। देखो यहां पर अगर इसके लिए हम सोचें कि ये हमारा एलिमेंट है XZ है, उसमें से क्या होगा? 3 अल्फा पार्टिकल्स एमिट होंगे। इसका मतलब 3 अल्फा मतलब Ag2 ओके, और 2 पॉजिट्रॉन्स मतलब 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 0, ऐसा कुछ। तब यहां पर जो एलिमेंट Y बनेगा उसका यहां पर बोलेंगे एटॉमिक नंबर Z और एटॉमिक मास नंबर A डैश बोल देते हैं। अब जो भी फॉर्मूला है या ऐसे रेडियोएक्टिव एमिशन हो रहा है उसमें हमने बोला था इट्स फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर एज ए चार्ज का कंजर्वेशन, चार्ज का कंजर्वेशन मतलब क्या? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सेम होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं ये Z डैश प्लस ये हो जाएगा 6 एंड प्लस 2। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे? मतलब Z डैश अगर मैं बोलूं then what about the Z dash? It is Z minus 8. What about A dash? तो A is equal to A dash plus ये हो जाएगा 12 और ये तो 0 ही। तब what about A dash? A dash होगा हमारे लिए A minus 12। तो जो भी एलिमेंट मतलब ये हम बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस, दिस इज डॉटर न्यूक्लियस एंड दिस इज एमिटेड पार्टिकल्स। तो व्हाट अबाउट द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियस? इट इज Z minus 8 एंड A minus 12। चलो पूछा क्या है हमें? द रेशियो ऑफ
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टू दैट ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मतलब n डैश, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब z डैश। तो z डैश क्या है? z माइनस 8, ये तो फिक्स हो गया। तो z माइनस 8 वाला देखो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, तो ऐसे भी तुम डायरेक्ट ले सकते हो। अब ऊपर वाला मतलब न्यूमरेटर में मैच होता है नहीं, तो उसके लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे करते हैं? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज a डैश माइनस z डैश। चलो करो, a माइनस 12 माइनस z माइनस माइनस प्लस 8 एंड इट इज z माइनस 8। देखो क्या होगा, तो ये हो गया a माइनस z माइनस 4 अपॉन z माइनस 8। क्लियर हुआ कि नहीं? तो यहां से भी तुम डायरेक्ट भी बोल सकते हो, अगर ये मैच हो गया तो ऊपर वाला मैच होना ही चाहिए, और उसके लिए हमने ये प्रूफ भी कर दिया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मतलब क्या? तो न्यूक्लियॉन्स में से प्रोटॉन निकाल दो, a माइनस z होता है, z डैश माइनस z डैश। बोलो क्लियर? चलो नेक्स्ट नंबर 14 पढ़ो क्वेश्चन अच्छी तरह से। नंबर 14 का क्या दिया है हमें ऐसे सिचुएशन कि हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स A and B as a 20 minutes and 40 minutes respectively. Initially the sample have equal number of nuclei. After 80 minutes the ratio of decay number of A and B nuclei will be. देखो अब यहाँ पर ये जो 14 है, मेथड बहुत सारी होगी, इसमें से हमें जो भी सूटेबल होती है वो कर सकते हैं। तो देखो क्या बोला है, दोनों में इनिशियल नंबर तो सेम है, मतलब n नॉट जो है वो दोनों में सेम है। ओके, अब क्या है, A एलिमेंट और B एलिमेंट का हाफ लाइफ दे रखा है 20 मिनट, और क्या दिया B का हाफ लाइफ जो है वो 40 मिनट, और करना कब है? ओके, आफ्टर 80 मिनट के आफ्टर 80 मिनट रेशियो ऑफ डीके नंबर ऑफ A एंड B न्यूक्लियाई। ओके, तो चलो यहां पर अगर हम 20 मिनट के लिए सोचे A के लिए, तो फर्स्ट 20 मिनट में क्या होगा? तो जिसका हाफ लाइफ 20 मिनट है वो 20 मिनट में हाफ हो जाएगा। दिस इज बोल सकते हैं डीके, और अनडीके कितना होगा? तो वो भी हाफ। चलो फिर नेक्स्ट 20 मिनट्स मतलब 40 मिनट में क्या होगा? तो ये इसका भी हाफ, मतलब जो n नॉट बाई 4 है, सॉरी ये अनडीके बोलो और ये डीके बोलो, तो अनडीके कितना रहेगा? इसका भी हाफ। तो यहां पर डीके कितना हो जाएगा? इट इज 3n नॉट बाई 4। फिर अगेन 20 मिनट मतलब 60 मिनट कितना होगा? अनडीके ये, और ये कितना होगा? 7n नॉट बाई 8। ऐसे ही 80 मिनट मतलब ये होगा n नॉट अपॉन 16, तो ये हो जाएगा 15n नॉट अपॉन 16। अरे समझ लो कि नहीं कि 80 मिनट चाहिए तो फर्स्ट 20 मिनट्स, फिर अगेन 20 मिनट मतलब टोटल 40, 60 एंड 80 मिनट में इतना होगा। तो क्या पूछा है? डीके नंबर पूछा हुआ है ना। ये अब जिस ये A के लिए हमने किया, ऐसे ही अगर हम B के लिए सोचे कि जिसका हाफ लाइफ 40 मिनट है, तो फर्स्ट 40 मिनट में क्या होगा? तो ये जो है वो कितना हो जाएगा? अनडीके n नॉट बाई 2, और डीके कितना होगा? n नॉट बाई 2। नेक्स्ट 40 मिनट मतलब 80 मिनट ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? n नॉट बाई 4, दैट इज अनडीके, तो ये कितना होगा? 3n नॉट बाई 4 डीके हो जाएगा। और इसी का तो रेशियो चाहिए, तो 80 मिनट्स में A जो है
तो 15 एन नॉट बाई 16 और ये हुआ 3 एन नॉट बाई 4। इसी का तो रेशियो चाहिए, तो इसको हम अगर हम एन ए अपॉन एन बी से ट्रीट कर दें, देन ए इज 15 एन नॉट बाई 16 एन बी मीन्स 3 एन नॉट बाई 4। मतलब इसको हम डिनोमिनेटर में से है तो इनवर्स करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और दोनों में एन नॉट तो सेम है, इट विल बी कैंसल। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, वी कैन से 5 बाई 4। ओके, दूसरा भी तरीका है हमारे पास, n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू 1 बाई 2 रेज़ टू n। इससे होमवर्क में कर देना। बहुत सारे मेथड होंगे, ये जो है वो थोड़ी ऐसे सुटेबल मेथड है। 1 बाई 2 रेज़ टू n इससे भी इजी है, इजी मेथड कर दो तुम। वो तुम्हारे लिए होमवर्क में, और मिलेगा तुम्हें डीके का वही अनडीके मिलेगा। अनडीके की इक्वेशन है तो डीके हो जाता है, उसका 1 माइनस जो भी डीके हुआ वो अनडीके हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सोच ले द सेम थिंग, ये मिलेगा 1 बाई n अपॉन n नॉट e रेज़ टू सॉरी n अपॉन n नॉट 1 बाई 2 रेज़ टू n से मिलेगा, तो बाकी का हो जाएगा ऐसे। तो कर सकते हो तुम। चलो नंबर 15, लेट FPP, FNN and FPL ऐसे कुछ दे रखा है कि FPP, FNN and FPL are the magnetic nuclear forces between two protons. Nuclear force between two protons, between two neutrons and between proton and neutron. तो क्या होगा, सभी का फोर्स सेम होगा कि कोई दो इक्वलाइज होगा, कैसे होगा? तो कभी भी फोर्सेस जो है बिटवीन टू न्यूट्रॉन्स और बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन सेम नहीं होंगे, मतलब दे आर नॉट इक्वल। इट इज नॉट इक्वल टू बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कोई भी फोर्सेस है वो सेम नहीं है, मतलब न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन टू न्यूट्रॉन्स इज नॉट इक्वल टू बिटवीन टू प्रोटॉन्स, नॉट इक्वल टू बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। सभी में डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्सेस है। ऑल फोर्सेस आर अट्रैक्टिव, लेकिन अमाउंट किसी का सेम नहीं है, तो ये तुम्हें कंसीडर करना है। चलो ऐसे ही 16 नंबर कि टू रेडियोएक्टिव सब्सटेंस A and B हैव डीके कांस्टेंट दे रखे हैं 5 लैम्बडा एंड लैम्बडा रिस्पेक्टिवली। एट टाइम t is equal to 0 they have same number of nuclei. The ratio of number of nuclei A those B will be 1 upon E square after time interval. हमें टाइम इंटरवल चाहिए कि जब इसका रेशियो कितना हो जाए, 1 अपॉन E स्क्वायर हो जाए। तो अगर हम लिस्ट आउट करें कि A सब्सटेंस के लिए जो हमारा डीके कांस्टेंट है दैट इज 5 लैम्बडा, मतलब ऐसा बोल सकते हैं लैम्बडा A इज 5 लैम्बडा। B के लिए लैम्बडा B जो है डीके कांस्टेंट इज लैम्बडा। दोनों में इनिशियल नंबर सेम है। ओके, अब क्या चाहिए हमें? तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई A टू द B, मतलब Na अपॉन Nb जो है 1 अपॉन E का स्क्वायर हो जाए, उसके लिए टाइम ड्यूरेशन चाहिए। कि टाइम ड्यूरेशन, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा। देखो इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा है, इसीलिए फॉर्मूला हमें यूज करनी पड़ेगी n अपॉन n नॉट e रेज़ टू माइनस लैम्बडा t, है ना? बस तो यहां पर ऐसे कर दो, इट इज n अपॉन n नॉट e रेज़ टू माइनस लैम्बडा t। अब अगर a के लिए लिखे हम तो na अपॉन n नॉट दैट इज e रेज़ टू माइनस लैम्बडा at। ओके, द सेम थिंग फॉर द b। That means NB upon N नॉट, दोनों में इनिशियल तो सेम ही है, इट इज e रेज़ टू माइनस लैम्बडा bt। और हमें चाहिए Na अपॉन Nb
ये और इसका रेशियो ले लो, एन नॉट तो कैंसिल, इट इज e रेज टू माइनस लैम्डा at अपॉन e रेज टू माइनस लैम्डा bt। हाँ, n अपॉन n a अपॉन n b की तो वैल्यू है हमारे पास 1 अपॉन e स्क्वायर। ओके, तब यहां पर ये जो है अगर इसको हम अपवर्ड ले जाए ऐसे ऊपर तो ये प्लस हो जाएगा, या फिर ऐसा करो 1 अपॉन e है तो इसको नीचे ले आओ, क्योंकि 1 अपॉन e में कंपेयर करना इजी रहेगा, तो इसको अगर नीचे लाएंगे तो ये पॉजिटिव, देन 1 अपॉन e का बेस सेम है तो पावर जो है वो डायरेक्ट ऐड होगा, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, t कॉमन निकाल दो, इट इज लैम्डा a माइनस लैम्डा b। बट अबाउट लैम्डा a 5 लैम्डा और लैम्डा b लैम्डा मतलब 4 लैम्डा हो जाएगा, देन 1 अपॉन वी कैन से 1 अपॉन e स्क्वायर, इसको तुम 1 अपॉन e स्क्वायर कर सकते हो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 1 अपॉन e रेज टू t, इट इज 4 लैम्डा। क्लियर? देखो 1 अपॉन दोनों में है, दोनों में e का पावर बेस सेम है तो उसका पावर भी सेम होता है, देयरफॉर 2 इज इक्वल टू t 4 लैम्डा। देन व्हाट अबाउट द टाइम, ये नीचे जाएगा मतलब 1 अपॉन 2 लैम्डा, तो टाइम ड्यूरेशन मिलेगा हमें 1 अपॉन 2 लैम्डा, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट करो तो इट इज 1 अपॉन 2 लैम्डा। क्लियर? ऐसे ही 17 नंबर, the ratio isotope X with half life 1.4 to the raised to 9 year decay to Y, which is stable. The sample of the rock from a cave was found to be contain X and Y. The ratio is 1/7. The age of the rock will be, हमें ऐसे इनिशियल हमें दे रखा है कि रेशियो ऑफ द आइसोटोप X with the half life 1.4 into 10⁹ year decay to Y which is stable, ये प्रोसेस हमें दे रखी है, और जो भी ऐसे X में से Y कन्वर्ट होगा उसका जो रेशियो है 1:7 है, तब हमें चाहिए उसका एज ऑफ द रॉक, तो 1/7 कब होगा, पहले तो उसका टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब अगर हम यहां पर सोचे हाफ लाइफ, ये x और ये y और यहां पर रेशियो इनिशियली मतलब 0, तो 0 में ये तो पूरा ही होगा, मतलब इसको बोलते हैं n नॉट, इसमें से कोई डीके नहीं होगा और रेशियो तो 1 ही रहेगा, उसका रेशियो x इंटू वाई, तो रेशियो है वो 1 ही बोल देंगे इसमें। अब फर्स्ट हाफ लाइफ अगर हम सोचे टाउ हाफ, तो यहां पर ये हो जाएगा n0/2, ये भी n0/2 मतलब इसमें से ये कन्वर्ट होगा तो ये हाफ होगा, तो ये भी हाफ होगा, रेशियो इज 1। ओके, चलो नेक्स्ट हाफ लाइफ मतलब 2 हाफ लाइफ, इट इज n0/4, तो ये कितना होगा 3n0/4, द रेशियो x टू द y इज 1/3। ओके, चलो ऐसे ही 3 हाफ लाइफ में क्या होगा, तो ये n0/8, इट इज 7n0/8, तब यहां पर रेशियो हमें मिलेगा 1/7, और 1/7 तो पूछा है हमें, मतलब इट इज 3 हाफ लाइफ, मतलब टोटल टाइम हुआ हमारे लिए 3 इंटू टाउ हाफ, तब 3 टाउ हाफ कितना दिया हमें 1.4 10⁹ ईयर, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 3 करो, इट इज 4.2 इंटू 10⁹ ईयर, देन टाइम ड्यूरेशन होगा 4.2 10⁹ ईयर। ओके, तो इजीली ऐसे कर सकते हैं हम। चलो नंबर 18 क्या दे रखा है, 18 के अंदर हम क्वेश्चन है वो तो मुझे भी मालूम है भाई, क्वेश्चन के अंदर क्या है वो पढ़ो।
A nucleus of mass number A originally at rest emits an alpha particle with speed v. The daughter nucleus recoil with the speed. यहां पर हमें रिकॉइल स्पीड हमें दे रखी है, तो देखो जो भी न्यूक्लियस है वो इनिशियली एट रेस्ट है, मतलब ऐसा सोचो कि कोई भी पेरेंट न्यूक्लियस, तो पेरेंट न्यूक्लियस के अंदर x z a बोलेंगे और उसमें जो भी डॉटर न्यूक्लियस बनेगा उसका क्या हो जाएगा, आफ्टर एमिटिंग अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल मतलब क्या, तो अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम न्यूक्लियस, ओके, और इसका जो स्पीड है वो v है, तो डॉटर न्यूक्लियस जो बनेगा उसमें हम बोल सकते हैं इट इज z-2 और a-4। आफ्टर एमिटिंग अल्फा पार्टिकल एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2, एटॉमिक मास नंबर डिक्रीज बाय 4। अब यहां पर अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दें तो ये तो रेस्ट पर है और इसका मास मतलब ये होगा, यहां पर इसकी वेलोसिटी हमें v डैश कैलकुलेट करनी है, तो इसका मास और इसका मास ये और इसमें से हम कर सकते हैं। अब अगर ये रेस्ट पर है और दो में डिवाइड होगा, सपोज अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव कंसीडर करें तो ये जो है वो ऑपोजिट में जाएगा, रिकॉइल होगा इसलिए, ओके। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियली एट रेस्ट मतलब मोमेंटम 0। फाइनल, तो फाइनल में इसका मास 4 और वेलोसिटी v पॉजिटिव और ये होगा ऑपोजिट में नेगेटिव, तो a-4 into v डैश, देयरफॉर ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो a-4 into v dash is equal to 4v. Then what about the velocity of daughter nucleus? That is 4v upon a-4. Clear? ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो नंबर 19, क्या नंबर 19 के अंदर हमें हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट फॉर अल्फा एंड बीटा डीके 4 ईयर एंड 12 ईयर दे रखा है। The ratio of activity after 12 year will be, कि 12 ईयर के बाद उसकी एक्टिविटी कितनी होगी। अब देखो 19 के अंदर हमने थियरी में भी डिस्कशन किया था कि हाफ लाइफ जो है अगर अल्फा और बीटा दे रखा है तो हाफ लाइफ कभी भी डायरेक्ट हम ऐड नहीं कर सकते, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि टोटल हाफ लाइफ इज टाउ ऑफ अल्फा प्लस टाउ ऑफ बीटा, ऐसा कभी नहीं होगा। देखो ऐसी इक्वेशन कभी नहीं बनती कि टोटल हाफ लाइफ इज इक्वल टू टाउ हाफ ऑफ अल्फा प्लस टाउ हाफ ऑफ बीटा, ये कभी इक्वेशन पॉसिबल नहीं है, ये इक्वेशन है नहीं। फिर अगर तुम्हें ऐसे उसका मीन लाइफ दे रखा है, अगर हाफ लाइफ की जगह पर चलो मीन लाइफ दिया है और मीन लाइफ को हम टाउ से करते हैं, तो टाउ अल्फा प्लस टाउ बीटा और टोटल मीन लाइफ है, ये भी कभी नहीं हो सकता, मतलब मीन लाइफ भी कभी भी तुम ऐड नहीं कर सकते। ऐड क्या कर सकते हो, ओनली एंड ओनली डीके कांस्टेंट। इसका मतलब तुम्हें डीके कांस्टेंट दे रखा है अल्फा पार्टिकल का और डीके कांस्टेंट बीटा पार्टिकल का दे रखा है, देन यू कैन से टोटल डीके कांस्टेंट इज डीके कांस्टेंट ऑफ अल्फा प्लस डीके कांस्टेंट ऑफ बीटा। ये कर सकते हैं, ये कभी भी नहीं। और एमसीक्यू के अंदर न्यूमेरिकल के अंदर तुम्हें आइदर हाफ लाइफ दिया होगा और मीन लाइफ होगा, तो उसका हमें पहले तो रिजल्टेंट डीके कांस्टेंट करना पड़े, उसके बाद आगे करना पड़े, क्योंकि इसकी तो ये डायरेक्ट कोई इक्वेशन ही नहीं है। हाँ ये है, तो अब देखो अगर हमें यहाँ पर इसका रिलेशन चाहिए तो हमारे पास लेम्डा की इक्वेशन है 0.693 अपॉन टाउ हाफ, मतलब अगर यहाँ पर कर दे इट इज 0.693 अपॉन टाउ हाफ रिजल्ट, देन इट इज 0.693 upon tau half for alpha and
0.693 अपॉन टाउ ऑफ बीटा। और हमें भी पता है कि ये जो डीके कांस्टेंट और मीन लाइफ वो भी इनवर्स में है, मतलब अगर मीन लाइफ दिया है तो यहाँ पर 1 अपॉन टाउ अल्फा 1 अपॉन टाउ बीटा है। चलो तो ये तो कैंसिल हो गया, और तो 1 अपॉन टाउ हाफ इज इक्वल टू, ये कितना दिया अल्फा का, इट इज 4 है ना। और इसका कितना दिया हम 12, तब यहाँ पर 1 अपॉन टाउ हाफ के लिए इसका रिजल्टेंट एलसीएम तो 12 होगा, इसका मतलब यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 3 + 1 4 और ये कितना हो जाएगा 1/3, मतलब रिजल्टेंट टाउ हाफ होगा इसका 3 है। ओके, ये जो भी हमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट दे रखा है ऐसे, तो उसका हमें रिजल्टेंट हाफ मिला 3। अब क्या है, आफ्टर 12 ईयर कितना होगा, तो आफ्टर 12 ईयर मतलब फर्स्ट 3 इयर्स में हाफ हो जाएगा। ओके, मतलब परसेंटेज के हिसाब से 50%। फिर नेक्स्ट हाफ लाइफ मतलब 6 ईयर में कितना होगा 1/4, मतलब कितना होगा 25%। चलो ऐसे ही नेक्स्ट हाफ लाइफ मतलब 9 ईयर में कितना 1/8, मतलब इसका भी हाफ दैट इज 12.5। और अब जाकर बोलेंगे 12 ईयर नेक्स्ट हाफ लाइफ कितना हो जाएगा 1/16, मतलब 6.25%। तो रेशियो कितना होगा 6.25%। और रेशियो अगर तुम बोलो फॉर्मूला n/n0 जैसे ऐसे I/I0 इक्वेशन होती है एक्टिविटी की I/I0 1/2 तो उस हिसाब से भी कर सकते हो। कितना होगा यहाँ 4 आता है 1 2 3 एंड 4, तो 4 होगा, उस हिसाब से तुम कर सकते हो, तो भी आंसर सेम मिलेगा। चलो नेक्स्ट नंबर 20 क्या है, फॉर ए न्यूक्लियर रिएक्टर टू रन इन क्रिटिकल कंडीशन द रिप्रोडक्शन फैक्टर के शुड बी। देखो क्या होगा क्रिटिकल कंडीशन में के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो बोला था हमने न्यूक्लियर रिएक्टर कि अगर के ग्रेटर देन 1 हुआ, पहले तो के क्या है, ये जो भी है फैक्टर है रिप्रोडक्शन फैक्टर के का मतलब क्या, इट इज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के। दिस इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एमिटेड टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बॉम्बार्डेड ऑन ए यूरेनियम या फिर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। जितने प्रोड्यूस होते हैं और जितने हम उसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं उसका रेशियो ऑलवेज हमें मिलता है ग्रेटर देन 1, तो वो होता है सुपर क्रिटिकल, वहां पर ब्लास्ट की प्रोसेस होती है, मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट हो जाएगा, न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट। अगर सब क्रिटिकल हुआ के लेस देन 1 तो वो प्रोसेस तो बंद हो जाएगी। तो क्रिटिकल कंडीशन मतलब के की वैल्यू 1 होनी चाहिए, और वो मेंटेन होती है कंट्रोल रॉड से विच इज मेड अप ऑफ कैडमियम एंड बोरॉन। याद करो थियरी अब कि कैडमियम एंड बोरॉन के रॉड्स क्या करते हैं, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे ज्यादा न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए तो वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होते हैं दैट डीप इनटू द न्यूक्लियस, मतलब जहाँ पर प्रोसेस होती है मटेरियल के अंदर न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेंगे, तो धीरे धीरे के की वैल्यू मेंटेन हो जाएगी, वापस वो बाहर आ जाते हैं, तो वापस के की वैल्यू मतलब न्यूट्रॉन्स इंक्रीज होना चालू हो जाते हैं, वापस वो अंदर चले जाएंगे, ऐसे वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होते हैं। और कंट्रोल चेन रिएक्शन इज मेंटेन बाय के इज इक्वल टू 1। क्रिटिकल कंडीशन के लिए के इज इक्वल टू 1, के ग्रेटर देन 1 मतलब सुपर क्रिटिकल कंडीशन, एंड वहां पर अनकंट्रोल होगा और रिएक्टर बेबी ब्लास्ट न्यूक्लियर बॉम्ब जो प्रोसेस होती है वो उसमें के ग्रेटर देन 1 हो जाता है। फिर अगर सब क्रिटिकल के लेस देन 1 के लिए
तो उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन बंद हो जाती है। ये कंटिन्यूअस चेन रिएक्शन के लिए भी बोल सकते हैं K = 1। ओके,